डे 1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया था फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशंस हो सकती हैं उनके तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक आपका यूनिक सॉल्यूशन है, एक आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है, एक आपका नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमारा सबसे पहली कंडीशन होती थी यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारी जो लाइंस होंगी वो कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और यही जो पॉइंट होगा ये इसका यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसके लिए हमें जो रेशोज हैं, रेशोज जो हमें देखनी है उनका रिलेशन रहेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यही हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो x के साथ वाला जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो आपका a1 होगा। जो y के साथ होगा ये आपका b1 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये आपका c1 कहलाती है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाली वैल्यू जो है ये a2 होगी, y के साथ वाली वैल्यू जो है वो b2 होगी, और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपकी c2 होगी। तो हमें यही चेक करना है, यही वाला रिलेशन है जो हमारे पास होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू p/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4/2 इज नॉट इक्वल्स टू p। सो इट इज p इज नॉट इक्वल्स टू 4 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि जो हमारी वैल्यू है p जो वो नॉट इक्वल्स टू 4 होगा यूनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये आपका बेसिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें आपको रेशो दी हुई है, और साथ में आपको एक एंगल जो इक्वल दे रखा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये फिगर आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इसमें हमें सिमिलर बताना है इन दो ट्राइंगल्स को। सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम अपने ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करें। जैसे पहला ट्राइंगल हमें कहा है पी क्यू एस, सो पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमारा दिया हुआ है टी क्यू आर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि प्रोपोर्शनैलिटी हमें देखनी है। तो ठीक है, जो भी दिया हुआ है क्यू आर जैसे हमें दिया है, क्यू आर जो बड़े ट्राइंगल का पार्ट हो गया, क्यू एस जो छोटे ट्राइंगल का पार्ट हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसी तरीके से क्यू टी जो है वो बड़े ट्राइंगल का पार्ट हो गया, फिर उसके बाद पी आर दिया हुआ है जबकि हमें चाहिए था पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक और हेल्पिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो जो ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है इसके अंदर आपको दिया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जब किसी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और उसके जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पी आर जो होगा वो इक्वल होगा पी क्यू, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, लाइक हमें क्यू टी अपॉन पी आर दिया था, तो हम हमारे लिए ये जो पी आर था ये काइंड ऑफ एलियन था, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। हमें क्या करना है, पी आर को रिप्लेस करके पी क्यू कर देना है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस is equals to qt divided by pr. This was given, and we will replace the value of pr with pq using this thing. So it will be qr divided by qs is equals to qt divided by pq. Okay, now ये जो दो दो साइड्स हमारी पड़ रही थी इनके बीच में एक एंगल है जो दोनों ट्राइंगल में पड़ रहा है। ठीक है, पहला ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर भी पड़ रहा है और टी क्यू आर के अंदर भी पड़ रहा है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, या आप कह सकते हैं एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, कॉमन इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ओके, सो हमारे पास दो साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी है और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल आ रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया जो है बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहलाता है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी।
So we can say that triangle PQS is similar to triangle TQR. क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में आपको ये फिगर नहीं गिवन थी, आपको जो स्टेटमेंट दी हुई थी, तो मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो कुछ इस तरीके की फिगर आपकी बनेगी। क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। तो P जो पॉइंट है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है और P पॉइंट से टेंजेंट, टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका ये वाला, अगर इसका नाम रखे तो नामकरण करते हैं, इसको क्या देते हैं हम Q। ठीक है, तो जो हमारा Q है ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा था ये हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, अब इसके बाद एक इन्होंने बोला द डिस्टेंस ऑफ P, P का सेंटर से डिस्टेंस जो है, P का सेंटर O से जो डिस्टेंस है वो दिया है 17 सेंटीमीटर। तो हमें इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, अगर मैं सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास रेडियस बन जाती है। तो R ले लेते हैं इसको। अब आपको पता होगा बच्चों कि जब हमने सर्कल चैप्टर किया था तो उस टाइम पर हमारी जो सबसे पहली थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ था कि जो रेडियस होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये ट्राइंगल आपका 90 डिग्री का राइट ट्राइंगल होगा। सो यहाँ हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। यहाँ 90 डिग्री है तो कोई एक साइड, ये वाली साइड मान लेते हैं कि ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूअस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमारे पास क्या था कि हमें परपेंडिकुलर अगर कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला था h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यही अप्लाई करना है। सो r इक्वल्स टू अंडर द रूट 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर आपका होगा आई थिंक 289 और 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 225 और 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर और फिर उसका रूट करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है, तो आपका 15 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी रेडियस की। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन नंबर 4 में था, क्वेश्चन 3 की तरह फिगर नहीं दी हुई थी, फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप अगर फिगर ड्रॉ कर लोगे तो काफी इजी हो जाएगा। इसने कहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं। कंसेंट्रिक सर्कल होने का मतलब है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम है। जैसे ये सर्कल, एक छोटा सर्कल बनाया, फिर मैंने एक बाहर वाला बड़ा सर्कल बनाया, तो इसका सेंटर O जो है वो सेम है। ठीक है, अब इसने बताया है कि इन सर्कल्स की जो रेडियाई है वो x और y है, जिसमें से x जो है वो बड़ी वैल्यू है। x बड़ी वैल्यू होने का मतलब जो ये लार्जर रेडियस होगी दिस विल बी x, दिस OA, दिस इज x and the value of the smaller radius will be y, so OB I can say। and हमें यहाँ पर निकालना है find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। so basically यहाँ पर जो हमारी chord बनी है ये chord है AC। ठीक है, जो कि स्मॉलर सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पर टच करती है। तो ये भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा था कि ये दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे, इस तरीके से जो ट्राइंगल बनेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB और BC की लेंथ इक्वल होगी। सो हम कह सकते हैं कि AC जो होगी वो डबल ऑफ AB होगी। ठीक है, सेम इसमें करना है। ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सेम आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो आपको AB की वैल्यू निकालनी है। तो AB के लिए आप क्या कर सकते हो, AB आपके पास क्या है, बेस है। ठीक है, आपका हाइपोटेन्यूअस जो है x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर मुझे AC निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ AB करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle which touches the smaller circle। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री।
तो अगर इसमें भी मैं आपको एक सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, थोड़ा सा कॉन्क्रीट डाटा देना चाहूँ, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो और उसमें एक सेक्टर ड्रॉ करो जिसका एंगल हमारा 60 डिग्री होगा। एग्जैक्टली 60 डिग्री ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया लेना है कि कैसा फिगर होगा। इसमें आपको रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर और हमें ये जो सेक्टर बना है यानी कि माइनर सेक्टर बना है, इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था, दैट इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। और जब भी हमें क्वेश्चन में पाई की अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा 36, सो 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 3 जा, नाउ 3 2 जा 6, देन 2 1 जा एंड 2 1 जा 2 1 जा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 11 मल्टीप्लाई बाय 21, आपका आंसर आएगा ये आ जाएगा 1 11 2 जा दैट विल बी 22 + 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होगा, जो भी यूनिट आपको दी हुई है। तो आपके लिए आज मेरे पास 2 बोनस क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं, यानी कि आज हमने डेली रूटीन के 5 क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, इसके साथ साथ मैं आपको 2 बोनस क्वेश्चन और दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, जो कि और की वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस बढ़ गए, इस वजह से मैंने वो बोनस कंसीडर कर लिए हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपके जो है वो ट्रिगो से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इवैल्यूएट कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है, आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, आपको उसका स्क्वायर कर लेना है। जहां भी कॉस स्क्वायर 30 है, साइन स्क्वायर 45 है, तो आपको जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। जहाँ सिंपल है, कोई स्क्वायर नहीं दिया हुआ, वहां सिंपली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 है तो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, माइनस 1/3। 10 स्क्वायर 60 डिग्री है तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का आप स्क्वायर कर दोगे। सेम कॉस 90 की वैल्यू होती है आपके पास 0। ओके, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा। यहाँ पे ध्यान रखें बच्चों, आप यहाँ बहुत गलतियां करते हो, जब भी आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है तो आप न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करोगे और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करोगे। ठीक है, सेम यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, √2 का स्क्वायर किया तो 2 आएगा। यहाँ पर 1/3 है और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। सो 3 1 जा देन 3 1 जा, इट विल बी 3/4 प्लस 1/2 माइनस 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, ये आपका 4 आएगा एलसीएम, 3 + 2 माइनस 4। ओके, सो आंसर आपका आ जाएगा 1/4 इस क्वेश्चन के लिए। अब हमारा आ जाएगा बोनस क्वेश्चन नंबर 2। बोनस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी ट्रिगो से रिलेटेड है, उसको मैं क्वेश्चन नंबर 7 करके मेंशन कर रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ tan theta is equals to a/b, then you have to find the value of a into sin theta minus b into cos theta divided by a into sin theta plus b into cos theta। ओके, सो इस केस में आपको क्या करना है, वही सेम सिनेरियो लेके चलना है कि आपको पता होना चाहिए कि 10 की वैल्यू क्या होती है। 10 बेसिकली क्या होता है, किस किस की रेशियो दिखाता है, 10 आपका जो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, सो tan थीटा जो होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो ये जो वैल्यू है a जो है ये परपेंडिकुलर को शो कर रही है और b जो है वो बेस को शो कर रही है। तो यहाँ अगर मैं 90 डिग्री अज्यूम करूँ और यहाँ थीटा लेके चल रही हूँ तो परपेंडिकुलर ए ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा।
तो हमें हाइपोटेन्यूज निकाल के देना है। पहले आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप साइन और कॉस की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी वही पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। okay, h means hypotenuse here. Now sine, the value of sine theta will be, sine theta is equals to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular was a, that will be divided by a square plus b square. Then value of cos theta, it will be base upon hypotenuse. So base was b divided by a square plus b square. Now you have to just put the values of sine theta and cos theta in the given statement of which you have to find the value. So it will be a multiplied by a divided by under the root a square plus b square. Now minus b multiplied by b divided by under the root a square plus b square. Same process for the denominator, a multiplied by a divided by a square plus b square, then plus b multiplied by b divided by a square plus b square. Now you have to just solve the values. A multiplied by a will be a square, b multiplied by b will be b square. Now you have to take the LCM because the denominator is same. The LCM will be quite easy. So it will be a square minus b square divided by a square plus b square under the root. Same in the denominator part, it will be a square plus b square divided by under the root a square plus b square. Now if you have two fractions, like one fraction is over the other fraction, the lower one will be reciprocate. When we carry this to the upside, it will be a square minus b square अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स आपका जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो सेम रहेगा, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर जो था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अब जैसा आप देख सकते हो ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। ये आपका आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा।